जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे चिर परिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। मैंने इनका आरंभ में परिचय इसलिए करा कि आज हम बातचीत सीधे इन्हीं से करेंगे। इसलिए कि इस समय ये एफबी पे यानी फ़ेसबुक पे चर्चित हैं अपने एक फ़िल्म जिसका नाम है अंतःसत्त्वा, उसके शॉर्ट्स के लिए। मैं जब फ़ेसबुक पे देख रही थी, आजकल तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से सभी जुड़े होते हैं, तो मैंने देखे कि कितनी व्यूज़ आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। एक मन मेरा भी हुआ कि मैं भी कमेंट करके पूछूं कि ये शब्द अंतःसत्त्वा इतना पॉपुलर नहीं है। हिंदी के साहित्यिक शब्दों को हम बहुत ज़्यादा सुने होते हैं, जाने होते हैं, लेकिन इस शब्द को बहुत कम सुना है। तो इस विषय पर इनसे बातचीत शुरुआत करने के लिए आइए सबसे पहले इनका स्वागत करें। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद, अभिनंदन, धन्यवाद, साधुवाद। गौतम जी, आप बड़े चर्चित हैं अपनी इस फ़िल्म से। इस समय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक पर ना जाने कितने कमेंट्स, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, और ये व्यूज़ आ जाते हैं घंटे भर में, 2 घंटे में, और कुछ में अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो व्यूज़ 1000 से ऊपर पहुँच रहे हैं, है ना? उससे भी ज्यादा। हाँ। जी। तो मैं वही जानना चाह रही थी कि कुछ शॉर्ट्स मैंने इस फ़िल्म के आपने जो डाले हुए हैं 3-4 पार्ट्स में, उनको देखा, वीडियोज़ देखा। बिल्कुल नई फ़िल्म, नई स्टोरी और नया शब्द। आखिर ये अंतःसत्त्वा कहाँ है और कहाँ से आया है? क्या है ये शब्द? और जब उसको देखना शुरू करते हैं, समझ में भी आता है, नहीं भी समझ में आता है। जो ट्वाइलाइट लैंग्वेज आप कहते हैं, यानी सांध्य भाषा में, तो यही कहा जाए कि कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ में हम बड़े उलझ जाते हैं। तो आप ही ये उलझन दूर करें हमारी। हाँ, ये एक्चुअली मेरी फिल्म का नाम है। और शब्द जो है अंतःसत्त्वा, इसका मतलब अंदर जो सत्ता है, हमारे अंदर जो सत्ता है। तो आमतौर पर लोग ये समझेंगे कि ये हमारे अंदर जो शक्ति है, लेकिन इसको बंगाली घरों में जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनको अंतःसत्त्वा कहा जाता है, आम बोलचाल में। और ये सभी जानते हैं, मतलब वो शिक्षित अशिक्षित सभी लोग। बंगला में जब किसी को बताना होता है कि अभी वो फिलहाल गर्भवती है, तो वो कहते हैं वो अभी अंतःसत्त्वा है। तो ये सभी लोग, बंगाली लोग जानते हैं, और नॉन बंगाली लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि इस शब्द का प्रचलन नहीं है हिंदी में, कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया है। जबकि ये शब्द जो है, ये संस्कृत का है, और वहां से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी जगह संस्कृत से शब्द गए हैं, तो बंगला में भी वहीं से आए, ओरिजिन वही है। अब यहाँ पर इसको फिल्म में मेटाफोरिकली लिया गया है, मतलब प्रतीक रूप में लिया गया है। और इसमें कई एनालॉजीज, कई कहानियां हैं। तो होता क्या है कि आजकल लोग कहते हैं कि फिल्मों से कहानियां चली गई हैं। तो इसमें कहानी भी है और उसके भीतर से भी कहानी है। माने जिसको आमतौर पर भारतीय शब्दावली में अंतर कथा कहते हैं। कथा के भीतर से भी कथा निकलती हुई है। हमारे यहाँ तो इसकी प्रथा रही है, कथा की प्रथा। और कथा सागर रहा है। तो और सिनेमा में भी एक टेक्निक है जिसको कहते हैं मेजॉन अबीम। मेजॉन अबीम का मतलब होता है एक कहानी के भीतर से कहानी दृश्य होती हुई जब होती है, तो उसको मेजॉन अबीम कहते हैं। ये फ्रेंच टर्म है और इससे भी कम लोग परिचित। तो फिल्में तो अब हमारी बननी बंद हो गई। मैंने अंतिम फिल्म मेरी एक स्वाधीनता सेनानी पर थी, 1 साल पहले बनाया था। ये उससे पहले की फिल्म। और इसमें जो कहानी है वो ये बताना चाहती है, ये फिल्म में कहना चाहती है कहानी के जरिए कि
जो प्रकाश है, लाइट, वो बाहर नहीं भीतर, और वो सबके भीतर है। इस दृष्टि से हर व्यक्ति अंतःसत्ता है, प्रेग्नेंट है। अब हिंदी में पुरुष स्त्री के लिए गर्भवती या गर्भवान कुछ भी कह सकते हैं। तो लाइट हम सबके भीतर है, और इस बात को सिर्फ कहने के लिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, उसको गर्भवती कहा जा रहा है या गर्भवान कहा जा रहा है, प्रेग्नेंट कहा जा रहा है। और इस बात को शुरू से अंत तक में कहीं कहा नहीं गया है कि लाइट हमारे गर्भ में है। वहां पर कहा जा रहा है कि हमारे भीतर ईगो है, हमारे भीतर डर है। जैसे बच्चा पलता रहता है गर्भवती में, वैसे सभी के भीतर हमेशा कुछ न कुछ पलता रहता है। कभी वो मृत्यु है, मृत्यु का भय धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। किसी में प्रेम है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। किसी में ईश्वर के प्रति जो आकांक्षा, सेल्फ रियलाइजेशन की, वो धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। किसी में दुख है, वो बढ़ता जा रहा है। तो कोई एक चीज जो है जिसको कि आदमी जी रहा है, वो उसके भीतर बढ़ता जा रहा है, जो बाहर बाद में किसी और व्यवहार में दिखता है। अब भीतर डर है, तो कभी सिचुएशन आया तो वो डर निकला। कभी भीतर दुख है, उदासी है, अकेलापन है, तो वो निकला। लेकिन वो आदमी में धीरे धीरे पलता रहता है और बढ़ता रहता है। और ये तो हुआ कि इस पर ध्यान दिलाने के लिए, क्योंकि ये बात लोगों को जल्दी समझ में आएगी कि हाँ, लोगों में भय होता है, दुख होता है, जो पलता है और बढ़ता है। यहाँ पर ये प्रतीक हो गया है। उसी तरीके से कहानी भी जो ली गई है, वो पूरा एक मेटाफर है, रूपक। बंगला में एक और शब्द चलता है, रूप कथा। रूप कथा का मतलब होता है, जैसे हम लोग फेरी टेल्स बोलते हैं, परी कथा, वैसे रूप कथा। यानी किसी कहानी के जरिए किसी सब्सटेंस को, किसी लाइट को, किसी मैसेज को कहना। तो मान लीजिए मैसेज यही है कि हमारे गर्भ में लाइट है, जो बढ़ता है, पलता है, आगे बढ़ता है। इस बात को कहने के लिए कहानी ली गई है। और उस कहानी में एक और कहानी, इसके भीतर कहानी, दो कहानियां नहीं, मतलब कथा और अंतर कथा है। तो कथा मैं बहुत शॉर्ट में अगर आप कहें तो मैं उसको कहूँ। अब ये है कि एक अनिमेश, बिल्कुल प्रोफेसर बिल्कुल। अनिमेश है। हम्म। प्रोफेसर अनिमेश एक विश्वविद्यालय में लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर, भाषा विज्ञान के, और तरह तरह की भाषाओं पर काम करते हैं। भाषाओं पर काम करने के लिए ही वो, उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी है। और वो भाषाओं में से एक भाषा है संध्या भाषा, उस पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि ये भाषा सिर्फ भारत में है और दुनिया में कहीं नहीं। और ये भाषा आम लोगों में नहीं बोली जाती है, बल्कि ऋषि मुनियों में, योगियों में, और जो वेद के ज्ञानी हैं, उनमें बोली जाती है। ये वैदिक भाषा है। उसका नाम है संध्या भाषा, जिसको अंग्रेजी में ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहते हैं। और ये भाषा भारत के बाहर कहीं नहीं बोली गई है। यहाँ तक कि भारत के बाहर जो ज्ञानी हुए हैं, उनके बीच भी नहीं बोलते। तो इस भाषा की तरफ ध्यान दिलाने के लिए जो प्रोफेसर अनिमेश, वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं। अब वो जो फिल्म है, अब उस फिल्म के लिए वो एक पोएटिक इमेज खोज रहे हैं। और उस पोएटिक इमेज को खोजने के लिए उनका उनकी जो उनकी जो मुलाकात होती है, वो एक पेंटिंग के आर्टिस्ट से होती है, जो उनकी आधी हो गई है ना। तो उसी में पता चलता है, उन्हीं में उनको पता चलता है आर्टिस्ट को कि प्रोफेसर अनिमेश का जीवन कैसा है, जो व्यक्ति का जीवन है वो कैसा है। और वो फिल्म के लिए पोएटिक इमेज खोज रहे हैं। अब उनका व्यक्तिगत जीवन क्या है कि वो थिएटर करते थे किसी जमाने में, जिसमें थिएटर करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था, उनकी एक बेटी।
और इन लोगों ने अपने घर में सेट बना करके एक प्ले किया जिसका नाम था संध्या भाष। और वो जो पेंटिंग का आर्टिस्ट है जो बहुत यंग है, उसको प्रोफेसर अन्वेष बताते हैं कि वो जो प्ले संध्या भाषा उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया था, तो उसको उसके बाद क्या हुआ प्ले को करने के बाद। और प्ले का जो कथानक है वो सिर्फ ये है कि एक व्यक्ति है राखालदा, जो एक छोटे से शहर में रहता है। शहर का नाम है काशी। उसमें बहुत कम लोग रहते हैं। और उसकी बीवी जो है गूंगी बहरी है। उसका एक बेटा है। और उसके पास दो कमरे हैं। सामने वाले कमरे में वो सेकेंड हैंड किताबें बेचता है, वर्ल्ड क्लासिक्स का। और पीछे वाले कमरे में उसकी बीवी और बेटे लोग रहते हैं। वो सिर्फ शाम को दुकान खोलता है। तो काशी शहर के जो छोटा सा शहर है, उसमें युवक युवती बुजुर्ग लोग सब उनके दुकान में शाम को आते हैं। वो चाय पीते हैं, कोई किताब सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ओ हेनरी की कहानियां या मैक्सिम गोर्की का कोई नाटक है, सेकेंड हैंड 2 रुपए में 3 रुपए में वो लेते हैं। ये उस शहर में एक छोटी सी जिंदगी है राखालदार। लेकिन जो लोग वहां आते हैं वो रेगुलर आते हैं, क्योंकि वो किताब खरीदना या चाय पीना, बात करना वो सिर्फ बहाना होता है। वास्तविक चीज ये होती है कि वो अपना कोई प्रॉब्लम लेके आता है। और राखाल दाब में ये क्वालिटी है कि वो उनका प्रॉब्लम चला जाता है। जब वो लौटते हैं उस दुकान से, शॉप से, तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। और उनका शोक नहीं रहता है, उनका दुख नहीं रहता है, भय नहीं रहता है। सिर्फ खुशी और शांति लेके वो लौटते हैं। ये है प्लॉट। और उस राखालदा के रोल को जो प्रोफेसर अनिमेश ने किया, और उनकी वाइफ के रोल को डिवूंगी बैरी है उनकी बेटी ने किया। ठीक है। अब वो जो राखालदा की जो कहानी है, जो ऐसा होता है हमने बताया, वो नहीं दिखाया जाता है प्ले में। वो उस समय से प्ले आरंभ होता है जब जिस दिन सुबह 4 बजे के आसपास उसकी बीवी जगाती है राखालदा को कि देखो बेटे को कुछ हो गया है। तो राखालदा को पता चलता है बेटा जो है कोलैप्स कर गया, डेथ हो गया। तो दोनों लोग शव के, अपने बेटे के शव के आसपास बैठ के खामोश बैठे रहते हैं। पूरा दिन चढ़ता है, सुबह होता है, दिन चढ़ता है, शाम होने लगता है। तो वो सोचता है कि आज मैं अपना शॉप खोलूं या ना खोलूं, लेकिन क्रिमेशन के लिए पैसा भी चाहिए। तो शॉप को खोलता है। और शाम को लोग अपना अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं। और वो किसी को ये नहीं बताता कि आज सुबह से मैं, आज मेरे बेटे का देहांत हो गया है और अभी भी डेड बॉडी पीछे घर में रखा हुआ है, पीछे वाले कमरे में। और वो सबको, सबका संताप, सबका कष्ट, सबका शोक लेता है और सबको आनंद और प्रशांति देकर लौटाता है। लेकिन मेंटल स्टेट है उसका डेथ का। मृत्यु के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसने चेखव की एक कहानी पढ़ रखी है कि एक घोड़ा वाला शहर में उस दिन उसका बेटा मर गया है। और जितने सवारी करते हैं सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं होता है उसकी तरफ। उसकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है, ना कोई यंग पेयर, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई व्यवसायी। आखिर में वो अपनी बात को कहना जो चाहता है उस घोड़ी को कहता है। और देखता है कि घोड़ी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो उसने ये सीख ली है चेकअप से, राखाल ने, कि अपनी अपने दुख को, अपनी बात को किसी को नहीं कहना ही होता है। कोई सुनने को तैयार नहीं। ज्यादातर लोग बहरे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है। वो बताता ही नहीं। और नहीं बताते हुए वो सबको, जो उसका काम है वो करता है। सबके आंसू पोंछता है, दुख को हट ले लेता है। और जब सब चले जाते हैं तब उसके जहन में पहली बार एक सवाल आता है, राखालदा के जहन में, कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जो खुश होगा वो खुशी को व्यक्त करेगा, जो दुखी होगा वो रोएगा। हम क्यों उनके दुख और शोक को लेते हैं। तो अगर मैं दुखी हूँ, मेरा बेटा मर गया है, तो मुझे रोना चाहिए। तो आखिर मैं क्यों नहीं रहूंगा। ये सोचते हुए वो अपनी पत्नी को, दुगुंगी बैरियस को,
रुलाने के लिए पीछे वाले कमरे में जाता है, वहां से शुरुआत करेगा। और इस वाले कमरे में 8-10 चेयर है जो अब तक लोग आ चुके हैं, जिसको ऑडियंस देख चुकी है प्ले में, जो अपना अपना प्रॉब्लम लेके आए। तो अब वो अपनी पत्नी को रुलाने की कोशिश करता है, वो रोती नहीं, क्योंकि वो तो पत्थर की तरह वैसी बैठी हुई है सुबह से 4 बजे से अपने बेटे के शव के पास। तो उसको खींच के लाता है, और जितने भी चेयर्स हैं जो अब कैरेक्टर्स हो चुके हैं अपने अलग अलग दुखों और शोक के, जो लोग प्रॉब्लम लेके आए थे, तो सारे चेयर्स के साथ वो उसको इंटरेक्ट कराता है राखालदार, और उसको रुलाने की कोशिश करता है इन सब के दुखों को बता बता के। और वो रो देती है। जब वो रो देती है तो फिर इससे ये देखा नहीं जाता, क्योंकि अब उसकी आदत हो गई है, किसी को दुख को देख नहीं सकता, ये इसका सेकंड नेचर हो चुका है। तो जब वो रोने लगती है तो वो न रोए इसके लिए वो उसके रोने की मिमिक्री करने लगता है, उसकी मिमिक करके उसको हंसाने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से जैसे वो हंसने लगती है तो उसकी पत्नी देखती है कि मेरी नकल करने में मेरा पति रो दिया है सचमुच में, पहली बार, क्योंकि उसके भीतर भी तो दुख जमा है। ये देख के उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता है, वो फिर रोने लगती है। अब जब पति देखता है कि वो रो रही है, फिर उसको हंसाने की कोशिश करता है, और दोनों लोग हंसने और रोने की भाषा में बात करते रहते हैं अंत तक नाटक में। और युग बीत रहे हैं, मौसम बीत रहे हैं, लेकिन दोनों बात करते जा रहे हैं। ऑडियंस देखती है कि दृश्य बदल रहा है, युग बदल रहा है। सड़क के दोनों दो बड़े बड़े पेड़ हैं, दोनों शायद एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो वही पति पत्नी है। या दो चिताएं जल रही हैं, उसकी लपटें भी आपस में मिल रही है, इसका मतलब वही दोनों हैं, वही दोनों सोल है। या दो पहाड़ियां हैं, आपस में बात कर रहे हैं। पूरी विश्व ब्रह्मांड में जहां भी दो दिखते हैं, वो वही है, राखालदा और उनकी पत्नी, जो खास भाषा में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो संध्या भाषा हो। यहाँ पर आके नाटक खत्म होता है। अब इस नाटक को प्रोफेसर अनिमेश उस यंग आर्टिस्ट को सुनाता है, लेकिन वो ये बताने के लिए नहीं सुनाता है कि उसने कितना अच्छा कितने अच्छे कथानक पर नाटक किया था। वो ये बताने के लिए कहानी सुनाता है कि वो जो पत्नी का रोल बेटी ने किया था, ये जब प्ले हो गया और शहर में काफी इसकी ख्याति हुई इस प्ले की, तो उस बीच बाद में ध्यान दिया कि उसकी जो बेटी है वो बेटी नहीं थी। और वो उसके भीतर वो कैरेक्टर इतना बैठ गया पत्नी का, और उसको आज भी लगता है कि मेरे पति को दुख है क्योंकि मेरा बेटा मर गया है, हम दोनों का बेटा मर गया है। तो वो चाहती है कि अपने पति के दुख को हटाए, और किसी तरह से कि इस शोक से उसको उबारे कि बेटा नहीं रहा। ये उस मेंटल स्टेट से वो बाहर ही नहीं आ पाई है, और अपने आप को गूंगी बहरी पत्नी ही मान बैठी है, जबकि है वो बेटी। और इस प्रॉब्लम को लेकर के वो डिस्कस करता है प्रोफेसर रमेश उस यंग आर्टिस्ट से। तो यंग आर्टिस्ट बोलता है कि इसका एक समाधान तो ये है उस बेटी के लिए कि मैं जब नदी के उस पार अकेले बैठ के ड्राइंग करता हूँ, तो एक दो महिलाएं आई जिनके बारे में मेरे फादर ने भी बताया था, ये योगिनियां हैं, जिनका नाम है डाकिनी। और वो अगर मिलेंगी तो बेटी को उस मेंटल स्टेट से मुक्त कर देंगी, वो फिर बेटी जैसी बिहेव करने लगे। और फिर वो लोग मिलते हैं, वो डाकिनी आती है और बेटी फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उसको जो अपने संध्या भाषा को समझाने के लिए पोइट्री में चाहिए था, वो शायद अब मिल जाता है, वो फिल्म के अंत में है। तो फिल्म का क्लाइमेक्स है, इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं। ये हुई पूरी कथा और अंतर्कथा। जब आप बता रहे थे तो मैंने ये जो लास्ट पार्ट देखा था जिसमें वो यंग आर्टिस्ट आपसे पूछता है कि आप कॉलेज में पढ़ाते थे, आपने क्यों छोड़ दिया? तो आप बताते हैं कि मैं कॉलेज में बहुत विरोध हुआ मेरा, तो मैंने स्टेज भी छोड़ दिया, कॉलेज भी छोड़ दिया, और मैं फिल्म बनाने लगा ट्विलाइट लैंग्वेज में। तो उस दौरान बताते बताते आपने बताया कि ऐसा ऐसा प्ले किया हमने, घर में ही सेट बना लिया था, 2 महीने रिहर्सल हुई, और उसमें मैंने राखालदा का रोल किया, और मेरी बेटी ने उसका मेरी पत्नी का रोल किया। और 2 महीने के रिहर्सल के दौरान क्या हुआ कि वो अपने अब ये समझ बैठी वो इस रोल से बाहर नहीं आ रही है,
तो मैंने सचमुच ये समझा कि चूंकि आप उस पे लिखते हैं रिहर्सल शॉट, तो मुझे ऐसा लगा कि आप ये किसी से एज एन इंटरव्यू या एज एन बातचीत आपने डाला है, और उसको अंतःसत्त्वा फ़िल्म के बारे में बता रहे हैं कि उस फ़िल्म में मैंने राखाल दास का उसको प्ले रोल किया था, और मेरी बेटी ने, आपकी बेटी ने मतलब वाइफ़ का रोल किया था। तो मैं भी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आज के समय की कोई भी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है कि इस तरह के मेंटल स्टेट में पहुँच जाए और उससे बाहर ना आ पाए। जब अभी आपने वो स्टोरी पूरी आपकी बताई। तरह से कई लोग उसके आपकी तरह से कई लोग कई तरह के प्रभाव से गुजर रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोग यूज कर चुके हैं। उसमें कई लोगों ने लिख के पूछा है। एक एक तो आजकल अच्छी बात को, अच्छी फिल्म को, अच्छी कहानी को लोग खतरनाक बोलते हैं। इतनी खतरनाक एक्टिंग, ये लिखा। तो मैं समझ गया खतरनाक अच्छे को बोला जा रहा है। उसने पूछा कि ये सचमुच पे है या ये स्क्रिप्ट में। तो मेरे ख्याल से तो अभिनय वही है जो आदमी इसको सच मान ले। तो दरअसल वो अभिनय ही है। और वो स्क्रिप्ट ही मैंने लिखा कि एक वेकिंग ड्रीम जो होता है वो स्क्रिप्ट होता है, और जिस जो स्वप्न के बहुत पास होता है, और उसको डायरेक्टर को कविता की ओर ले जाना होता है। ये तो आपने जिस इसमें मेजर अबीम का भी प्रयोग नहीं है। तो आपने जिस व्यूअर को ये आंसर लिखा कि ये जो है वेकिंग ड्रीम जो है वो स्क्रिप्ट ही होता है, तब मेरी भी समझ में ये बात आई कि ये एक्चुअली स्क्रिप्ट ही है। फिर मैंने वो ऊपर जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि शॉर्ट यानी रिहर्सल के दौरान भी जो रिकॉर्डिंग होती रहती है, उसके छोटे छोटे बिल्कुल पार्ट्स आप बिल्कुल। उसमें डाल रहे हैं, यानी कि ये एक्चुअली फिल्म फिल्म का का शॉट ही नहीं दे हिस्सा है। सकते ना, जो फाइनल शॉट। हम्म। फिल्म का फाइनल शॉट तो नहीं दिया जाता है फिल्म पूरी होने तक। तो उसके रिहर्सल होते हैं ना। तो एक तो रिहर्सल होते हैं, फिर शूट होता है, उसके टेक होते हैं। लेकिन हमारा तरीका ऐसा नहीं है। तो रिहर्सल शूट जब करते हैं, अगर वो शॉट ठीक रहा तो उसको ही फिल्म में रख सकते हैं। अलग से फिर शॉट लेने की जरूरत नहीं। तो उसमें से कुछ शॉट हमने सोशल नेटवर्क पर दे दिए हैं, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया अगर कहा जाए, और उसको सच मान बैठे। और ये उन लोग दुविधा में कि कहानी है कि सच है। नहीं तो मैंने व्यूअर आज तक लोग दुविधा में का आज तक लोग दुविधा में है ना कि सचमुच में राम हुए, सचमुच में वो पुल बना था समुद्र पर, या वो सिर्फ कहानी। आज तक दुविधा में है ना। जी। तो हमारे यहाँ तो ये महाकाव्यों की छटाई ही रही है कि आप इस तरह से कहानी लिखिए कि उसको लोग जीवन में सच मान के सारा जीवन युगो युगो तो जीते रहे। हाँ, मैंने जो व्यूअर का जो है वो आपने रिप्लाई दिया उसको मैंने पढ़ा, तब मुझे लगा कि ये फिल्म का एक्चुअली शॉट है, रिहर्सल के दौरान का लिया गया शॉट है। तो बहुत आश्चर्य हुआ, अद्भुत, मतलब इसको कहना चाहिए कि आश्चर्य भी था, प्रसन्नता भी थी, आनंद भी था कि वाह, इतना अच्छा आदमी उसमें प्ले में खो सकता है या किसी की बातचीत में, कि उसे ऐसा लगने लगे कि ये सच है। मतलब फिल्मी शॉट को वो रियल लाइफ से जोड़ दे, क्या ऐसा लग सकता है? और तब मुझे ये बात याद आई, शायद आप भूल गए होंगे, जब हम अभिव्यक्ति करते थे तो आपने एक दिन बताया था कि मैं एक प्रोफेसर के घर गया, ऊपर वो रहते थे, मैथ्स के प्रोफेसर, हाँ हाँ और बिल्कुल जीरो पे बिल्कुल, मैं जिसको आपने सच रिसर्च। मान लिया। जी। जी बिल्कुल, जिसको मैंने सच मान लिया था। और मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि ये इतनी बड़ी घटना आपने कैसे छुपा के रखी, कि शादी भी हो गई, दो बच्चे भी हो गए, वाइफ भी हो गई, फिर डेथ भी हो गई, दोनों बच्चों की डेथ हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नहीं, तो आप तो अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी रही हैं। इसके अलावा भारतीय साहित्य से भी अच्छी तरह वाकिफ है। आपको तो ये अच्छी तरह पता है, कवि या कथाकार जो होता है वो मिथ गढ़ता है ना, एक मिथ रचता है। जैसे अल्बेर कामू का एक प्रोज है, मिथ ऑफ सिसिफस, या जितने भी हेलेना, ट्रॉय, जो कुछ भी सब मिथ है ना, महाभारत रामायण, एक मिथ गढ़ते हैं जिसके लिए हमारे मिथक शब्द बोलते हैं। तो कथाकार या लेखक हमेशा एक मिथ गढ़ता है। और विलियम ब्लेक का भी है कि एक व्यक्ति जो है एक बकरी से बात कर रहा है, जबकि वो ईश्वर का प्रतीक वहां पर बकरी, एक मिथ गढ़ने की कोशिश होती है। तो ये सब इतना हो चुका है, आगे भी कुछ होगा। तो ये इसकी कहानी इस ढंग से बनाई ही गई है कि वो कहानी भी हो, लेकिन इस तरह से दिखाई नहीं जाएगी। क्योंकि हमारी फिल्मों में वो भी, हम ट्वाइलाइट फिल्म्स बनाते हैं। पहले तो संध्या भाषा की ओर ध्यान दिलाना कि क्या होता है, कि संध्या भाषा में बात करना
इस संध्या भाषा में फिल्में बना के दुनिया को देना, क्योंकि ये दुनिया के पास नहीं है, भारत के पास है। तो भारत के पास विजडम के कितने वैभव हैं, वो हम परोस सकते हैं दुनिया के सामने, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो। और ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं है, बल्कि इस भाषा के पीछे एक विजडम, एक लाइट है, उससे वो भी एनलाइटेड। बिल्कुल। लेकिन उन सब चीजों में आपने जितनी भी बातें कही, एक तो संध्या भाषा में फिल्म बनाना, ये अपने आप में संध्या भाषा ही बड़ी कठिन है। जो जिनकी समझ में नहीं आता, या आम जनता के लिए कठिन तो है ही है, जब तक उसे समझाया ना जाए। ये जो समझाने की बात है ना, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो कोई प्रवचन दे के समझाता है, कोई शिक्षक होता है वो समझाता है, लेकिन शिक्षक को ये लगा, प्रोफेसर अनिमेश को ये लगा कि इसको समझाना से ज्यादा आसान है लोगों तक पहुंचाना कला के माध्यम से। आर्ट एक ऐसी चीज है जो आपको मनोरंजन के साथ एनलाइटन कर सकती है, और फिल्म माध्यम की ऐसी ताकत है कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी का सेंस जो आपके भीतर ऑलरेडी है, डॉर्मेंट है, उसको जगा सकती है। फिल्म कला में ये माध्यम है जो और कलाओं में नहीं है। जितने भी कला के रूप हैं उनमें ये नहीं है, लेकिन फिल्म कला में ये माध्यम है कि वो अगर किसी व्यक्ति के भीतर जो स्पिरिचुअल, उसके गर्भ में जो स्पिरिचुअल लाइट छुपा हुआ है, सोया हुआ है, उसको जगा सकती है, एनलाइटन कर सकती है। और ऐसा मुझे कैसे लगा, क्योंकि हमने अपने सीनियर्स की फिल्में देखी। इसके लिए दो फिल्मों का नाम मैं लेना चाहूंगा कि इंगमार बर्गमैन की एक फिल्म है जिसका नाम है थ्रू ए ग्लास डार्कली। ये बिब्लिकल सेंटेंस है, इस फिल्म को देखना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो वही है। और दूसरी फिल्म है आंद्रे तारकोस्की की स्टॉकर। इन दोनों में कहानी को प्रस्तुत करने का ढंग और अभिनय की जो ऊंचाई है, दोनों को आप देख सकती हैं, दोनों फिल्मों को, थ्रू ए ग्लास डार्कली और उसके बाद स्टॉकर। हालांकि इसके बाद बाइबल के जो 10 कमांडमेंट्स पर किस्लॉस्की की डेकालॉग ही है, कोई देखा जा सकता है। तो इस तरह की फिल्में मेरे सीनियर्स बना चुके हैं, और अब उसके आगे की बात हो रही है। तो एक होता है कि जो कमर्शियल फिल्म्स होती हैं, जिसको हम लोग मुख्य धारा की फिल्में कहते हैं, जिसमें बॉम्बे की फिल्में आती हैं, सत्यजीत रे की फिल्में आती हैं, जिसमें ऋत्विक घटक की फिल्में नहीं आती हैं, तो उनकी उनके भी बाद की पीढ़ियां पनपती गई है ना इतने वर्षों में। आप वी शांताराम के जमाने से देखिए और अभी के जमाने तक आइए, वैसी ऐसी फिल्मों की जिसकी कि हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों की भी अगली पीढ़ियों को आना चाहिए। उनको इंस्पायर करने के लिए भी ऐसी फिल्में, ऐसे कथानक, ऐसी विषय वस्तु लाना, ताकि वो सिर्फ फिल्म भर न रहे और जीवन को भी उन्नत करे। बिल्कुल। और हमने जो हम कह रहे थे, बात वो ये है कि इतने कठिन भाषा में और फिल्म ऐसी बनाना जो जो है इस कठिन भाषा को समझने में आसान कर दे। ऐसा लगे कि इस कठिन एग्जैक्टली भाषा में भी आपने इतनी बिल्कुल सही पकड़ा, हम्म एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा कि कोई भी बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इवन लैंग्वेज भी अगर कठिन है, आर्ट में आकर के, फिल्म आर्ट में आकर के उसको हम लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। ये आर्ट की ताकत है। यही बात कह रहा था और आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आप उसको इतना आसान कर दिया इस ट्विलाइट लैंग्वेज को, कि एक कठिन विषय में खो जाएं, और उस खो जाने के साथ साथ उसका आनंद भी उठाएं। और जब हम वो, जहाँ पे अब आप कह रहे थे एक देखिए समापन कि हो। जब जब कोई जब कोई ये कह रहा है कि गाय की वाणी बहुत अच्छी है और वो माँ सरस्वती बोलती हैं, तो वेद की ये भाषा लोगों को समझ में नहीं आती। कबीर जब कह रहे हैं कि शेर खड़ा होके गाय चरा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना। जी। या गोरख जब कोई बात कह रहे हैं कि चींटी जो है आकाश में उड़ रही है, या बालू की भीत पवन का खंभा, तो वो समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर भी वो आर्टिस्ट पूछ रहा है, यंग आर्टिस्ट प्रोफेसर में से, कि अगर उस युवती का, बेटी का किसी से संसर्ग नहीं हुआ तो गर्भवती कैसे हुई। एक ही लाइन आया ना, वैदिक भाषा, वेद के समय से चल के कबीर होते हुए इस फिल्म की कहानी तक, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गर्भवती कैसे हुई। क्योंकि यहाँ पर ठीक वहीं पर आया जा रहा है
लेकिन कैसे हुई उसका जब अर्थ लोग समझ रहे हैं, तब समझ रहे हैं कि ये गर्भवती वो होना नहीं है, हम सब गर्भवती हैं किसी न किसी चीज से। और तब ध्यान जा रहा है कि एक्चुअल जो चीज हमारे भीतर है, बाकी चीजें तो हट सकती हैं हमारे भीतर से, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे ईगो हो, या भय हो, लेकिन जो लाइट है वो नहीं हट सकती, वही रियल, वो हमारे गर्भ में। तो अनरियल से रियल की विजडम को बताने के लिए संध्या भाषा को लेकर के और आर्ट में लाना, ये इस पूरी फिल्म का ताना बाना। बिल्कुल। और इस फिल्म का जो एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने उस अपने स्टूडेंट को बोला, मतलब प्रोफेसर अनिमेश जो उस स्टूडेंट से कहते हैं कि अब मेरी बेटी के गर्भ में माँ पल रही है। तो मतलब वो इतना अच्छा, इतना सुंदर सेंटेंस है कि उसको हम जितनी गहराई से समझते जाएं, लगता है कि हाँ, उतनी गहराई में जाके हम उसको समझ सकते हैं। इवन कि हम फील कर सकते हैं कि कैसे माँ का जी, पलना, या उस माँ को सिंबॉलिक क्या लिया गया है, जो ज्ञान है और उल्टा सब लग रहा है कुछ। ना, एकदम उल्टा लग रहा है ना, कि बेटी हाँ, के गर्भ में माँ, उलटबासी लग रही है ना, उल्टी वाणी, कि बिल्कुल बेटी के गर्भ में माँ पल रही है। अब बिल्कुल इसका बिल्कुल इसकी इमेजेस भी ऐसे ही हैं कि जब कोई सी बेटी को माँ जन्म देती है, तो वो बेटी, माँ जो है दो रूप में चलती है, बेटी के रूप में भी माँ चल रही होती है और गिर रही होती है, और माँ इसको देख भी रही होती है। तो जब इसको और पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि जो वैदिक ऋषि हुई है महिलाएं, स्त्रियां, वो इस बेटी के माध्यम से चल रही है। तब स्त्री के भीतर किसी भी प्रकार का जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो पहले से ऋषि है। ये उसमें है फिल्म में कथानक। बहुत सुंदर। और अब समझ में आया कि इतने व्यूज क्यों आ रहे हैं या इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है। लेकिन आपने इसको जो जिस तरीके से समझा दिया, वो एक बहुत अच्छी बात हुई। और मैं, जैसे आप पिछला एपिसोड में भी मैंने कहा था कि ये आपका हुनर है, या माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है कि आप किसी चीज को कितने सरल, सहज और इंटरेस्टिंग वे में, रोचक तरीके से लोगों को कन्वे कर देते हैं। तो मित्रों, एक बहुत कठिन साध्य भाषा, एक कला, उसको कितना आसान और कितना रोचक बना सकती है, ये आज हमारे विद्वान ने बताया। और मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूँ इस इनकी गुण से, प्रेजेंटेशन से, या उनके अंदर इस कला से, जिस तरीके से वो कठिन से कठिन गूढ़ विषय को भी समझाते हैं। तो आइए हम सब मिलके अपने विद्वान का शुक्रिया अदा करें इस कठिन विषय को इतने रोचक ढंग से समझाने के लिए। गौतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेनका जी, आनंद।